आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 2025 के लिए परीक्षा है तो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है उससे देखेंगे एसएससी का एमटीएस और हवलदार का जो है ऑनलाइन परीक्षा जो होता है, ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ और हवलदार के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कि पूरे 37 सेट में इसमें बुक में दिया गया है, 37 सेट में है, ठीक है। और ये 2023 और 2024 का जो भी इसमें पिछले साल जो भी इसमें एग्जाम हुआ है सभी सिटिंग का क्वेश्चन आंसर सहित पूरे व्याख्या के साथ में है, संपूर्ण व्याख्या का हल सहित इसमें दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम होता है जो ऑनलाइन होता है, सीबीटी के जरिए लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है इसी से पता चलता है। जब तक पिछले साल का प्रश्न आप हल नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि अगला लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो इस बुक में जो दिया गया है प्रश्न सारे शिफ्ट का दिया गया और सभी विषय दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी विषय का इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट आप देखेंगे तो देख सकते हैं आपको 2024 और 2023 का पूरे हल प्रश्न आप डेट वाइज देख सकते हैं, दिया गया है 30/9 डेट वाइज दिया गया है सभी। यहाँ पे इसमें भी दिया गया है, देख लीजिए 1/9 से लेके पूरे 14/9 तृतीय पाली तक, मतलब तीनों पाली का दिया गया है, तीनों पाली का प्रश्न आंसर सहित व्याख्या सहित दिया गया है, हल सहित पूरे एमटीएस। इसीलिए ये महत्वपूर्ण, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के जो पहला प्रश्न है और आज कौन सा पाली का कौन सा पीवाई पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, चलते हैं उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। एग्जाम जो रहता है पूरा सीबीटी के जरिए रहता है, ऑनलाइन बेसिस कंप्यूटर बेसिक्स पर। यहाँ देखें तो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है। यहाँ पे दिया गया है विषय, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी रहेंगे। मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर का रहेगा, जिसका अंक रहेगा 60 और 60 दोनों का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और यहाँ पर भी दिया गया, देखिए जनरल और इंग्लिश दोनों 25-25 क्वेश्चन दिया गया है और 75-75 नंबर दिया गया है। यहाँ भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। समय आप देखेंगे तो 60 मिनट इसमें भी दिया गया है, 60 मिनट इसमें भी दिया गया है। दोनों मिलाकर जोड़े तो 120 मिनट आपको कुल प्रश्न करने के लिए दिया जाएगा। और कुल प्रश्न हो जाएगा कितना, तो 90 प्रश्न हो जाएंगे, कुल 90 प्रश्न हो जाएगा। 90 प्रश्न के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में 90 प्रश्न के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, विस्तार से दिया गया है। अगर इससे भी ज़्यादा विस्तार में आप चाहते हैं सिलेबस को जानने के लिए, ताकि और अच्छा तैयारी हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें सिलेबस लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए लाएंगे एक नई वीडियो लाएंगे पूरे विस्तार से इसके पूरे सिलेबस में, टॉपिक वाइज सिलेबस में, कि कौन से टॉपिक से कौन कौन चैप्टर से सिलेबस दिया गया है, कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, सारे सब्जेक्ट का एक वीडियो में बनाकर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई पूरे एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में कैसा रहेगा, क्या क्या देखेंगे। तो आज जो देखेंगे, आज क्या, चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कौन सा प्रश्न देखेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो एसएससी का एमटीएस वाला है, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 30/9/2024 को जो हुआ है द्वितीय पाली में। इससे पहले हम लोग देखे थे प्रथम पाली का,
आज देखेंगे द्वितीय पाली का, उसका प्रश्न आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये द्वितीय पाली का है प्रश्न आंसर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पिछले। अगर आपको बिल्कुल सटीक तैयारी है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं 30/9/2024 को जो पूछा गया था द्वितीय पाली में प्रश्न आंसर, उसका आंसर व्याख्या सहित देखते हैं पूरा डिटेल में कैसा था प्रश्न। तो इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले जो सामान्य जानकारी है उसका देखेंगे प्रश्न आंसर किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, और ये पहला प्रश्न है, उसका देखेंगे वीडियो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य जानकारी का। देखिए किससे संबंधित है, कहता है पटकाई पहाड़ी डैश पर्वतों का भाग है। आपके ऑप्शन इसमें दिया गया है 4। ऑप्शन बी है काराकोरम रेंज, पश्चिमी घाटी या पूर्वी घाट। 4 इसमें से ऑप्शन दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? अगर सही आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में भेजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर देने की कोशिश करिए, क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, पूर्वांचल हो जाएगा। अब देखिए पूर्वांचल, पटकाई पहाड़ जो है पूर्वांचल में कहाँ पर है, इसकी स्थिति देख लेते हैं। पूर्वांचल में कहाँ पर है? सबसे पहले तो देखेंगे इसका ये जो पर्वतमाला है ये किसका भाग है। तो ये जो है हिमालय के पूर्वी वाला भाग ये है पटकाई पहाड़ियाँ, जो कि 2 देशों की सीमा भी बनाती है। भारत और बर्मा जो देश है जिसे म्यांमार कहा जाता है उसका सीमा भी बनाता है पटकाई पहाड़ी की तरह। और ये कौन कौन राज्य में फैला हुआ है, तो देखिए इसका जो श्रृंखला है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। ये जो 4 राज्य है, 4 राज्यों में ये पटकाई पहाड़ी फैली हुई। अब देखिए पटकाई का मतलब क्या होता है, तो ताई और होम जो भाषा है उसमें पटकाई का मतलब होता है टू कट चिकन होता है। ठीक है, और ये जो पहाड़ी होता है पटकाई पहाड़ी में, इसमें किस तरह का चट्टान पाया जाता है, तो चलिए इसमें हो जाएगा चट्टान, जो अवसादी चट्टान इसमें पाया जाता है। ठीक है, पटकाई पहाड़ी में जो कि पूर्वांचल में है ये अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी कहा जाए तो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा माउंट दफा हो जाएगा। सबसे अगला चोटी ऊंचा चोटी हो जाएगा दफा, माउंट दफा। ठीक है, तो सारा पॉइंट हम इसका क्लियर कर दिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो है ये जंतु कोशिका से संबंधित है। ठीक है, कहता है जंतु कोशिका में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांक द्वारा संचालित होता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए है पर ऑक्सीसोम, गोल्जी उपकरण, सूत्रकनिका या राइबोसोम। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर ऑक्सीसोम हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए जानते हैं इसका डिटेल कुछ संक्षिप्त में। ठीक है, देखिए पर ऑक्सीसोम जो है बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और सूत्रकनिका जो है माइक्रोकांडिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न करता है। ठीक है, सूत्रकनिका और माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और राइबोसोम जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम जो है कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण करता है, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम। और माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए तो इस तरह देख लिए हैं चारों ऑप्शन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? पानी अम्लीय हो जाता है, किसके कारण हो जाता है?
कार्बामिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन का सही उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, जलीय निकाय में अधिक मात्रा में जब CO2 घुल जाता है तो जल में कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक, जिसके कारण अम्लीय जल जो है अम्लीय हो जाता है। CO2 प्लस H2O करेंगे तो कार्बनिक अम्ल बनेगा, H2CO3 हो जाएगा कार्बनिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला। कहता है भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक पहला जीता। ऑप्शन दिया गया है 4, देखिए, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती या भारोत्तोलन। सही आंसर अगर पता है आपको तो आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता गया। कब जीता गया? तो ये 2008 में जो जीता गया था, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में हुआ था ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कुछ और देखें जानकारी इसके बारे में। तो भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में फील्ड हॉकी में जीता था स्वर्ण पदक। उसके बाद 1920 में ग्रीष्मकालीन में ओलंपिक खेलों के लिए पहला टीम भेजा गया था 1920 में। मुक्केबाजी में पहला कांस्य पदक विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग में ओलंपिक में जीता गया था। और 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन 69 किलो में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, कुश्ती के बारे में देखेंगे तो 1920 में हेलसिंकी ओलंपिक में कैडिव जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 1952 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न के ऊपर। 5 नंबर प्रश्न कहता है 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य है आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। आपके ऑप्शन दिया गया, देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका। सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इसमें लाया गया था। ठीक है, चलिए, और इसे जो शुरू किया गया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो था अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्राकृतिक का सही वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? प्राकृतिक का सही वर्णन करता है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? लचीला है। ऑप्शन बी है ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। ऑप्शन सी क्या कहता है? बहुत कठोर और संशोधन करने में कठिन। ऑप्शन डी कहता है कठोर है। तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा, अगर पता है आप लोग को, अगर मालूम है तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सही आंसर जो हो जाएगा
इसका देखिए ना तो कठोर और ना ही लचीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए कुछ इसका जानकारी देख लेते हैं। जानकारी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 368 अनुच्छेद जो है उसका 2 है। 368 के 2 के अनुसार कुछ मामले में जो संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की जरूरत होती है और कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होता है। ठीक है, अब कुछ प्रक्रिया सरल से लेकर सबसे कठिन तक है, 3 तरह की होती है संशोधन। ठीक है, जिसमें इसका वजह क्या है, तो वजह है जो कठोरता और लचीलापन का जो मिश्रण भारत में मिलता है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, ये दोनों का मिश्रण है। इसकी वजह जो है भारत की संस्कृति की वजह से ऐसा संविधान है। ठीक है, जबकि और दूसरे देश का संविधान देखेंगे तो उसमें दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है रवि कीर्ति, बाण भट्ट, वत्स भट्टी, कालिदास। तो अगर सही आंसर पता है तो इसका बताइए। इतिहास से जुड़ा ये प्रश्न है। ठीक है, इतिहास से जुड़ा प्रश्न है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन जो था उसके दरबारी कवि कौन था? सबसे अंतिम जो शक्तिशाली राजा जो रहा गया राजा हर्षवर्धन ही था। बताइए इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाण भट्ट हो जाएगा। बाण भट्ट जो था दरबारी कवि था हर्षवर्धन राजा के। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। बाण भट्ट जो था 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। 7वीं संस्कृत, और इसकी प्रमुख कृतियां थी, जैसे बाण भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था, राजा हर्षवर्धन के बारे में उसमें जानकारी मिलता है हर्षचरित्र में, और एक कादम्बरी लिखा था। ये 2 लिखा था, इनकी कृतियां थी। बाण भट्ट को एक कुशल विचारक भी माना जाता है। उन्होंने हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में ग्रामीण जीवन का वर्णन बहुत अच्छे तरीका से किया है। ठीक है, बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक था। और कादम्बरी जो इनका कृतियां हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास है कादम्बरी। और हर्षचरित्र से राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए अगला प्रश्न जो है, प्रश्न पहले कहता है क्या मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 4 राष्ट्रीय कृतक नृत्य संस्थान, या कुटियाप्पम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना, संगीत अकादमी मद्रास का, या जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी का। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना जो है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को के बारे में सही जानकारी, कुछ जानकारी देख लेते हैं। यूनेस्को जो है देखिए विशेषकर एजेंसी है ये। इसका जो काम है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में जो शामिल है छुट्टियाँ, त्योहार, प्रदर्शन, मौखिक परंपराएं, संगीत और हस्तशिल्प है शामिल। ठीक है, कुछ है। जबकि भारत में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त कुल जो है 13 अमूर्त संस्कृति विरासतें हैं। भारत में कुल 13 अमूर्त विरासत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 9 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थल से बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन है देखिए जिप्सम का मोर्टार, लो स्लैब, पकी हुई ईंट, धूप में सुखाई गई ईंट। सिंधु सभ्यता में क्या क्या था निर्माण स्थलों से बाहर, किसे रखा गया है, मतलब क्या क्या मिला
इसमें क्या क्या जुड़ मिलता है सिंधु सभ्यता से, बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित है ये प्रश्न। तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा स्लेब। ठीक, अब देखिए इसके बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। सिंधु सभ्यता के निर्माण स्थलों में वास्तुकला तत्व के रूप में जो है जिप्सम का मोर्टार, पकी हुई ईंट, धूप में सुखाई गई ईंट, ये सब शामिल है, जबकि लोहा स्लेब नहीं शामिल है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, तांबा, चांदी और कांस्य धातु के बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन लोहा के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। ठीक, इसमें ईंटों का जो संख्या था, ईंटों का जो था अनुपात 4:2:1 थी, और पत्थर पर नक्काशी करना, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन पर चित्रकारी करना उनकी विशेष वास्तुकला थी उस समय की। जबकि देखेंगे तो अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा ऐसा ऐसा जो बर्तन मिला है मिट्टी का, जिसपे बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, तो ये लोहा जो था इसे बाहर रखा गया है, लोहा का जानकारी नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है आत्मकथा जो है विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है। ऑप्शन देखिए टाटा रतन टाटा, किरण बेदी, अरुंधति रॉय या एपीजे अब्दुल कलाम। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। इसमें आप अपना अनुमान भी लगाएंगे तो आंसर दे सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर जो है आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, विंग्स ऑफ फायर, फायर मतलब आग, जो कि रॉकेट से निकलता है आग जो होता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बनाया था उसके बारे में आप मिसाइल जो बनाए थे उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिससे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और वे 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है। ठीक है, और देखिए रतन टाटा के बारे में लिखी गई किताब जो है रतन एंड टाटा ऑर्थोराइज बायोग्राफी है, रतन टाटा का जो ऊपर लिखा गया। और एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर, फायर मतलब रॉकेट, जिसका आविष्कार एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था उसके बारे में। अरुंधति रॉय को उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्लो थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला है अरुंधति रॉय को। और भारत की पहली महिला जो थी आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ये वर्ष 1975 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी। किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न साइंस से है, 11 नंबर। कहता है किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन का प्रक्रिया में शामिल होता है। ऑप्शन है केंद्रिका, केंद्रक, अंतर्द्रव्य, प्रद्रव्य, जलिका या गोल्जी काय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर जानकारी है साइंस के बारे में तो जानकारी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए कैसे होगा इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कोशिकांग यानी न्यूक्लियस में सोमल यानी आरएनए मौजूद होता है। कोशिकांग में केंद्रिका में आरएनए मौजूद होता है जो कोशिका में राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, इसके बारे में देख लिए। अब देखिए केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक एक कोशिका का कंट्रोल सिस्टम होता है। केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सिस्टम केंद्रक होता है, उसके केंद्र से पूरा कोशिका कंट्रोल होता है। और गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है कोशिका में लिपिड्स ट्रांसपोर्ट को नियमित करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, सभी जानकारी देख लिए सभी ऑप्शन का।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है अनुच्छेद जो है 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो ऑप्शन देखिए दिया गया है उप राज्यसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, महाधिवक्ता या विधानसभा अध्यक्ष। सही आंसर बताइए, पॉलिटी से जुड़ा यह प्रश्न है। सही आंसर बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार जो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा में मौजूद सभी सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है, तब जाके लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले कम से कम 14 दिन की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 7 और 8 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव के दौरान वह लोकसभा में बोल सकता है और उनकी कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है वो खुद। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 181 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को जब पद से हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में विचाराधीन हो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है। ऑप्शन है देखिए लाल कलावंत, अली खान का कारोड़ी, तानसेन या खुसरो। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए तानसेन अकबर के जो था दरबारी के नवरत्नों से एक था। तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। ठीक, वे अपनी कला में इतने निपुण थे कि वे अपने गायन से चमत्कार कर सकते थे। तानसेन ने दीपक राग गाकर दीपक जलाए थे। दीपक राग जो गाने के बाद दीपक जलाया था तानसेन ने। ठीक है, दीपक राग को दिवाली की रात दूसरे पहर में गाया जाता है। दीपक राग दिवाली की रात में दूसरे पहर में गाया जाता है, पहली पहर दूसरी पहर में गाए जाते हैं। ठीक है, दीपक राग गाने से इतनी गर्मी पैदा होती है कि दीपक भी जल जाते हैं। ठीक है, दीपक राग दीपक जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के 6 प्रमुख रागों में से एक है। यह दीपक राग ऐसा माना जाता है कि इस राग को भगवान शिव ने बनाया है, माना जाता है। तो इस तरह जो हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। दीपक राग का जो संबंध है कौन गाया करता था, तो ये तानसेन गाया करते थे। ठीक है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बताइए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। अगर कोई भी प्रश्न पर किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कहता है 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता के दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। 1991 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछ रहे वर्तमान में सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो वर्तमान में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वर्तमान वाला अगर पूछेगा तो केरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है 1991 में हो जाएगा, तो 1991 में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, केरल हो जाएगा। और वर्तमान में भी पूछेगा तो केरल हो जाएगा। ठीक है, 1991 से 2001 के दौरान जब महिला साक्षरता दर था उसमें 14.38% की वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर केवल 11.13% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और 91-2000 के दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर बढ़ी है।
91 में निरक्षकों की संख्या 328 मिलियन थी, जो 2001 में घटकर 304 मिलियन हो गई। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर जो था 94% था, जो कि देश में टॉप पर यह राज्य है, नंबर टॉप पर राज्य में, साक्षरता राज्य में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना कीजिए। ऑप्शन देखिए दिया गया, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.80% राजस्व, व्यय इक्वल टू जीडीपी का 10.-80%। तो देखिए, इसको निकालने के लिए जो है, इस प्रश्न का सही आंसर जो निकालने के लिए है, राजस्व घाटा और जीडीपी को दोनों को अगर घटा दे तो इसमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा को कुल घटाते इसमें जीडीपी में, तो ये कुल निकल के आ जाएगा, कुल राजस्व प्राप्तियां जो हुआ था उस समय वो निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, दोनों घटाइएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8% हो जाएगा। ठीक है, अगर घटाने पर, दोनों घटाने पर 8% निकल के आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से अणुसूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्मों का चयन कीजिए। ठीक है, मोलर द्रव्यमान और अणुसूत्र। अणुसूत्र हो गया HCl, इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 36.5। उसी तरह देखिए CH4 अणुसूत्र हो गया, इसका मोलर 16। सी का देखिए HNO3 मोलर हो जाएगा 62। और डी में देखिए NaCl मोलर देखिएगा तो 58.5। इसमें से पूछ रहा है गलत युग्म कौन सा है, गलत युग्म कौन सा हो जाए। तो गलत युग्म जो हो जाएगा इसका, इसमें सही सभी सही है, बस एक गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HNO3 का जो हो जाता है, HNO3 का जो हो जाता है 63G हो जाता है। इसका जो हो जाएगा सही आंसर 63 हो जाएगा। अगर यहाँ 63 रहेगा तो सही आंसर हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है तो गलत इसका ऑप्शन नंबर सी है सर, गलत, जबकि सही होना चाहिए 62 की जगह पर 63 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, सितंबर 2013 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है टीवी सोमनाथ, तुषार मेहता, सामंत गोयल या राहुल नवीन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है। दूसरा, दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है, कौन सा बांध है। ऑप्शन है देखिए सलाल, रिहांद, कोयना या मैथन। अगर डैम के बारे में पढ़े हैं, मैप या नदी के बारे में पढ़े हैं तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, नदी, डैम, बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा कौन सा है। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैथन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए यह बांध बराक नदी पर झारखंड में स्थित है। मैथन जो है बराक नदी में पर बना हुआ है, जो कि झारखंड में पड़ता है, समझ। ठीक, भूमिगत बिजली घर है यह मैथन जो बांध है, भूमिगत बिजली घर है जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला है। ठीक है, इस बांध से 60,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, मैथन का नाम माई का स्थान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिंदू देवी माँ कल्याणवेश्वरी का स्थान। ठीक है, मैथन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, बतुकम्बा त्योहार किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है सिक्किम, तेलंगाना, पंजाब या त्रिपुरा। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर,
तेलंगाना में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, त्यौहार मानसून के उत्तरार्ध में सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है। त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में महागौरी की पूजा की जाती है। बतुकम्बा में महागौरी का पूजा किया जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देवी का जीवन में आना जो हो जाता है, इसका बतुकम्बा का शब्दार्थिक अर्थ है। ठीक है, देखिए बतुकम्बा त्यौहार के दौरान जब महिला पारंपरिक साड़ी पहनती है और आभूषण के अन्य सामानों के साथ पहनती है उस दिन, जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। जबकि सिक्किम में देखिएगा तो सिक्किम में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सागा दावा, दो डोंग, लोरांग, रमफात, और पंजाब में लोहाड़ी, बैसाखी, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, बिछू, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ये सब त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन देख लिए, सभी ऑप्शन को देख लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी थी, जो स्वतंत्र भारत स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? कौन सा था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, किसने लिखा था? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है यह प्रश्न। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जो जारी किया गया था, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाई गई थी सभी पार्टियों के सम्मेलन में भारत के लिए स्वराज संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। नेहरू समिति ने जून से अगस्त 1928 तक काम किया और एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। यह संविधान निर्माण का पहला भारतीय प्रयास था, जो कि किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसे अंग्रेज ने मान्यता नहीं दिया था उस समय, लेकिन प्रयास उस समय 1928 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 के अनुसार कितने शहरों को साधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन देखिए है 45, 67, 30, 21। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 शहर में साधारणीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था 30 शहरों को। ठीक है, 30 शहरों को चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या आता है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? ये तीनों में कौन सा नृत्य किया जाता है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया या छाव? पहले प्राचीन में ये तीनों राज्य एक ही राज्य था बना हुआ, और इसमें बिहार भी मिला हुआ था, इसीलिए ये तीनों राज्य में यह नृत्य किया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा नृत्य हो जाएगा? सही आंसर बताइए कौन सा नृत्य हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो जाएगा। सही आंसर छाव नृत्य जो है ये तीनों राज्य में किया जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए, और ये पुरुष के द्वारा किया जाता है। जानकारी क्या है? छाव नृत्य पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। ठीक है, एक आदिवासी मार्शल डांस है। यह छाव नृत्य ज्यादातर वसंत उत्सव में चैत उत्सव के दौरान होता है, जो 13 दिनों तक चलता है और पूरा समुदाय इसमें भाग लेता है। वहीं कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा की बात करें तो ओडिसी में है। ठीक है, और सत्रिया की बात करें तो असम से संबंधित है। सभी ऑप्शन को देख लिए कौन सी राज्य में कौन राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न 23 नंबर है, देखिए कहता है शब्द फुटबॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या हॉकी। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सही आंसर बताइए, खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेनिस, ठीक है। चलिए, जबकि तीरंदाजी देखेंगे तो इसमें आर्म गार्ड धनुष की डोरी के वापस लौटने से वहां की रक्षा करने वाला उपकरण है। और बास्केटबॉल देखेगा तो जबरन हुप में डालने की क्रिया, इसे स्लैम डंक के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी फील्ड देखेंगे तो वह खिलाड़ी जो दूसरी टीम को गोल करने से रोकता है उसे हॉकी डिफेंडर कहते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन देख लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, कहता है देखिए निम्नलिखित में क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल पर शहीद हो गए थे? कौन सा क्रांतिकारी था? राम बिहारी बोस, प्रफुल्ल चाकी या रामचंद्र बिस्मिल या जतिन नाथ दास? कौन सा था बताइए, सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? क्रांतिकारी से संबंधित है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? भेजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, जतेंद्र नाथ दास हो जाएगा। 3रा दिन भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गया था, ठीक है। जतेंद्र नाथ दास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राजनीतिक बंदियों को अन्याय से बचाने के लिए यह भूख हड़ताल की थी। उस समय जेल में उन्हें कई तरह की कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। जेल अधिकारियों ने उन्हें और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को जबरन खाना खिलाने की कोशिश की गई थी। उन्हें मारा पीटा हो गया और पानी के पानी के अलावा कुछ नहीं दिया गया था। और 13 सितंबर 1929 को जतेंद्र नाथ की लाहौर सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर 1929 को जतेंद्र नाथ दास की मौत के बाद उनके शरीर को रेल द्वारा लाहौर से कोलकाता के लिए ले जाया गया था। उस समय लाहौर से कोलकाता, लाहौर जेल सेंट्रल जेल में था, कोलकाता लाया गया था। उनके अंतिम संस्कार के समय कोलकाता में 2 मील लंबा जुलूस भी निकला था उस समय 1929 के दौरान समय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 25 नंबर, पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई है? ऑप्शन है देखिए, आदरणीय आम आदमी रसोइयों को जागीर देना, चालीसा का विनाश या प्रशासन में हिंदुओं का नियुक्ति किया जाना। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आज की इस वीडियो का ये प्रश्न हो जाएगा आप लोग के लिए, होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा। आप लोग ये प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा रिसर्च करके आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न, अगला वीडियो में हम इसका सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। आप लोग रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आपको इस वीडियो में देखेंगे सभी सामान्य जानकारी के सिर्फ प्रश्न आंसर देखे हैं। अगर आपको दूसरा किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, सब्जेक्ट का नाम लिख कर भेजिए, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कल का, इससे पहले वाले क्लास का जो होमवर्क का प्रश्न था उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यह हमारा था पिछले वीडियो का प्रश्न था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, NaHCO3 हो जाएगा, जिसका किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। जबकि वहीं पे देखेंगे Na2CO3 का देखेंगे तो यह हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। NaOH जो है ऑप्शन ए का, इसका जो हो जाएगा नाम सोडियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। और NaCl का देखेंगे तो NaCl जो हो जाएगा, ये लोग अब तो साधारण सा है, इसके बारे में सभी जानते होंगे,
NaCl साधारण नमक हो जाता है। इसे साधारण नमक कहते हैं, NaCl। ठीक है, तो इस तरह हमने सभी प्रश्न के आंसर दे दिए हैं। अगर नया वीडियो आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हम उस पर भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेहतर वीडियो लाने के। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है SSC के MTS के लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। फिर से मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगला क्लास में। ठीक है।